बयानबाजी और पड़कबाजी सुनने को मिल रही है एंड दे बेइंग फॉर ब्लड, आपके ख्याल में रियलिस्टिकली इंडिया क्या कर सकता है ऑन द काइनेटिक साइड? ये वो वक्त है जबकि पाकिस्तान बहैसियत कौम और मिलिट्री फोर्सेस आई थिंक शुड बी ऑन द गार्ड एंड दे आर ऑन द गार्ड। स्विफ्ट रिटॉर्ट हमें याद है, वो सारा कुछ ऑब्वियसली आपसे बेहतर कौन जान सकता है। इंडियंस ने भी सीखा होगा उससे, मेरा ख्याल है जरूर सीखा होगा। ये खाम ख्याली होगी कि हम 2019 दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इंडिया की जो मैंने ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, जो उनकी मिलिट्री की सोच मैंने देखी है, इवॉल्व हुई है। मुझे लगता है कि जो होगा थ्रू द एयर ही होगा। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था उसको हमने डोमिनेट किया। सो बेसिकली द इंडियंस, उनके जो कैप्स थे और दे वर फ्लाइंग ब्लाइंड, दे कैन टेस्ट इट। वो रफाल को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टेस्ट करते हैं ना तो इट इज अ हाई रिस्क गैम्बल। बात उसकी वजह यह है कि अगर ये कामयाब नहीं होते तो इसमें फिर सुबकी जो है वो बहुत ज्यादा है। वायबल मिलिट्री ऑप्शंस जो हैं वो इंडिया के पास मौजूद नहीं है। हमने ये देखा कि बहुत सारे मीडिया लीक्स हुए हैं इंडिया में, लेकिन जब आप मीडिया लीक्स करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एटमॉस्फेयर उस तरह का क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप एस्केलेशन की तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो लेट्स अज्यूम वो एस्केलेट करते हैं, हमारा क्या प्लान होगा? अस्सलाम वालेकुम, फहाद हुसैन डिजिटल चैनल पर आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, जो पॉडकास्ट हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सूरत हाल बड़ी तेजी से जो है वो पेचीदा होती जा रही है। इंडिया ने जिस तरह के इल्जाम पाकिस्तान पे लगाने शुरू कर दिए हैं, ये पहली बार तो है नहीं। और जब माजी में जब ऐसा कुछ हुआ तो बड़ी क्लियरली हमें नजर आ गया था कि वो मामला किस तरफ गए, और जाहिर बात है 2019 में जो कुछ हुआ वो हम सबको अच्छी तरह याद है। अब इस वक्त जो वहां से जो एक वॉर हिस्टेरिया और वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, और उसके बाद कुछ बड़े ही रेडिकल किस्म के इकदाम भी इंडिया ने उठा लिए हैं, तो हमें क्या करना है? अब जाहिर बात है जो हमारा एक ऑफिशियल जो पोजीशन है वो तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन गोइंग बियॉन्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑन रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है, व्हाट शुड वी बी रेडी फॉर, और हमें क्या करना चाहिए, आज जरा तफसील से बात करेंगे, बड़ी स्पेसिफिकली बात करेंगे। और ये बात करने के लिए तीन बहुत ही रेलिवेंट, एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं क्विकली उनका तारुफ कराता हूँ। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब मुल्क के बायनाज तज्जियाकार हैं, और लिखारी भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, टेलीविजन पर्सनालिटी भी हैं, और उसके साथ साथ डिप्लोमेट भी हैं, क्योंकि एम्बेसडर भी रह चुके हैं। बट सबसे ऊपर ये है कि एयर वाइस मार्शल ने एयरफोर्स में डिस्टिंग्विश्ड करियर किया है। तो मैन हु वेयर्स मेनी हैट्स, और एक हैट उनका मुझे पीछे गोल्फ का भी नजर आ रहा है, सो ही वेयर्स मेनी हैट्स एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने तशरीफ लाए। जौहर सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े ही एक्सपीरियंस डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी सर्व कर चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज को हेड करते हैं, और बड़ी ही क्रिटिकल कैपिटल्स में जो है वो पाकिस्तान की सफारतकारी जो है वो कर चुके हैं। तो इनकी इनपुट आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। एजाज हैदर साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान के मायनाज जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और इंडिया के मामलात को न सिर्फ अच्छी तरह जानते हैं बल्कि दो टोक तरीके से उनको बयान भी करते हैं। तो आज देखते हैं कि इनका जो हाइपर रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है। तीनों का शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट। मैं एक्चुअली जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो इंडिया ने किया है, बड़ा ही बहुत ही एक बड़ा उन्होंने इकदाम ले लिया, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा बाद में आऊंगा। आई वांट टू स्टार्ट फर्स्ट में जो इमीडिएट हमें खतरा लग रहा है। एबीएम शहजाद चौधरी साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। 2019 हमें याद है, स्विफ्ट रिटॉर्ट हमें याद है, वो सारा कुछ ऑब्वियसली आपसे बेहतर कौन जान सकता है। इंडियंस ने भी सीखा होगा उससे, क्लियरली हमने भी सीखा है। उन्होंने उसके बाद अपनी एयरफोर्स भी अपग्रेड की है, हम आई एम श्योर हमने भी बड़ा कुछ किया है। इस सारे को ध्यान में रखते हुए जो अभी हम देख रहे हैं कि हमें इंडिया से जिस तरह की बयानबाजी और पड़कबाजी सुनने को मिल रही है, एंड दे बेइंग फॉर ब्लड, आपके ख्याल में रियलिस्टिकली इंडिया क्या कर सकता है ऑन द काइनेटिक साइड? अच्छा, एक तो बात, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। बिल्कुल वैलिड सवाल है। ये वो वक्त है जबकि पाकिस्तान बहैसियत कौम और मिलिट्री फोर्सेस आई थिंक शुड बी ऑन द गार्ड एंड दे आर ऑन द गार्ड, क्योंकि
जो कुछ हमने देखा है पिछले 2 दिनों के अंदर और जिस किस्म की हाइप क्रिएट की गई इंडिया के मीडिया के अंदर और इंडिया की सोच के अंदर, देखिए इसकी अक्कासी तो काफी अरसे से चल रही थी। यानी इंडिया का, मोदी की गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है वो तो हमारे सामने है। 2019 में उन्होंने काम किया, जो फरवरी के अंदर वो जो अभिनंदन वाला जो फेमस केस था, उसके बाद फिर उन्होंने 5 अगस्त 2019 भी किया, जिसके अंदर के आर्टिकल 370। तो ये नहीं है कि वो एक काम करके खत्म कर देते हैं, वो उनका देयर इज अ प्लान विच इज इन सीक्वेंस। यानी एक काम होता है, उसके बाद कुछ और भी एक भी काम करना होता है। तो मैं कल से जो बात कर रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ कि जो पहला आपको फेज आया जिसमें डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल आपने ऑफेंसिव देखा है इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में, या डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है, तो उसके बाद एक और कुछ होगा। आज मोदी ने भी इसकी अपनी स्पीच के अंदर, गालिबन बिहार में किसी का स्पीच कर रहा है, वहां पे उसने बोला है कि हम वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस लाइक दिस, और ये हम अपना पूरा बदला लेंगे वगैरह वगैरह। सो समथिंग शुड बी कमिंग। अच्छा, अब क्या होगा, किस तरीके से होगा? कैन इट बी अ ground offensive? It's going to start a major war. Can it be an air strike again into which is more meaningful inside Pakistan? किसी ऐसी जगह पे जहां पर कि उनका कोई इंटरेस्ट भी है, लॉन्ग स्टैंडिंग, मुरीद के वगैरह किस्म की चीज हो सकती है। भावलपुर के करीब जिक्र किया जाता है, गो के मैं समझता हूँ कि वो अब थोड़ा आउट ऑफ हैंड हो गया है। तो जो कुछ करेगा सिग्निफिकेंट होगा, और होगा विद conveying an offensive and strategic intent कि we can cow you down and we can do what we want to। दूसरी बात आपने की कि क्या इंडिया सीखा होगा कि नहीं सीखा होगा। मेरा हाल है जरूर सीखा होगा। ये खाम ख्याली होगी कि हम 2019 दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इंडिया की जो मैंने ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स, जो उनकी मिलिट्री की सोच मैंने देखी है, इवॉल्व हुई है। और हर ऐसे सिचुएशन के बाद जहां पर कि उनको कोई अपने आप को थोड़ी कमी महसूस हुई, उसके बाद उन्होंने उसमें से रिकवर करने की कोशिश की। अगर टैक्टिक्स में थी कमी तो उसको रिकवर किया, अगर इक्विपमेंट में और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में थी तो उसको रिकवर किया। तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता इन प्लेस। लेकिन 2019 अभिनंदन वाला मामला उनके सर पे बैठा हुआ है। ये मैं मिलिटरीली बात कर रहा हूँ, सिर्फ मिलिट्री माइंड के तौर पे। गो के एक छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन उसने काफी उनको डेंट किया, उनकी साइकोलॉजी को, ऑफ द मिलिट्री। और रिसेंटली आपने इंडियन एयरफोर्स के चीफ की भी शायद आपने पॉडकास्ट देखी हो, जिसके अंदर वो कॉन्क्लेव इंडिया टुडे का, जिसमें बात कर रहा है कि हाउ, इफ नॉट पुअरली और वीकली, बट हाउ मच ही लैग्स बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही नीड्स। सो ये सब चीजें मिलके डिटरमाइन करेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ग्राउंड ऑफेंसिव हो सकता है, ना होगा, ना होना चाहिए। अगर होगा तो उससे फिर बहुत बड़े और भी प्लेयर्स शामिल हो जाते हैं, चाइना खास तौर पे, क्योंकि उनकी एक्सेस कहाँ तक है, कहाँ पे वो करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आगे जाके भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो होगा थ्रू द एयर ही होगा, और गालिबन सिग्निफिकेंट इनफ होगा, जिसका कि गालिबन कोई उनका जो एग्रेसिव ऑफेंसिव इंटेंट विद द मैसेज दैट वी कैन डू दिस टू यू, एंड परहैप्स इन अ वे मच बेटर देन व्हाट दे डिस्प्लेड ऑन इन फरवरी 2019। अच्छा, आई एम ग्लैड यू सेड दैट, बिकॉज एजाज, मैं ये फिर यहीं से फिर अगला जो मेरे ख्याल में इशू इंपॉर्टेंट बनता है कि जो शहजाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि अगर वो, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि वो जो ग्राउंड ऑफेंसिव या जो भी ग्राउंड पे करना चाह रहे हैं उसको हम एक सेकंड की साइड पर रखते हैं, और वो अगर कुछ एयर से ही करना चाहते हैं, और वो 2019 का जो जो कुछ हुआ, जो वाकया हुआ, उससे भी सीख गए हैं, और वो कुछ शो भी करना चाहते हैं, जाहिर बात है कि उन्होंने जो भी वॉर गेमिंग की होगी उसमें उन्होंने कहा होगा कि हम किस तरह का कोई एक्शन कर सकते हैं जिससे हम वो अपनी माइट को शो करें, हम जो हमारा जो एक टाइम एक स्ट्रेटेजिकली जो हमें प्रूव करना है वो करें, लेकिन वी ऑल्सो एंड अप ऑन टॉप। जाहिर बात है उस प्लानिंग में उन्होंने ये फैक्टर इन किया होगा कि जो हम करेंगे उसका रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स तो आना ही आना है। सो इसको टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस के ये जो एक वॉर गेमिंग हो रही होगी उसमें कौन से फैक्टर्स जा रहे होंगे? शुक्रिया फहद। एवीएम चौधरी ने जो बात की, जो पिछली दफ़ा उन्होंने जो स्ट्राइक पैकेज भेजा था, स्टैंड ऑफ उन्होंने जो है ना टारगेटिंग की, वो हमें पता है कि वो किस वजह से नाकाम हुई। तो यकीनन सीखा, इट्स अ प्रोफेशनल एयरफोर्स। अब उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, आई थिंक एवीएम चौधरी कैन टॉक अबाउट इट इन ग्रेटर डिटेल। जो सबसे अहम चीज़ थी उस इनकाउंटर में जो हमारा गया, जो कि दिन के वक्त गया, और उसमें वो उसके अंदर जो हमने जो एक रिजॉल्व शो करना था वो भी शो किया, और साथ ही साथ
उसको डी एस्केलेट भी किया हमने, बिकॉज इट वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशन कि जिसने रिजॉल्व और डी एस्केलेशन को कंबाइन किया आपस में। ये एक अलग बात है कि जो वो कैप्स फ्लाई कर रहे थे, जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल फ्लाई कर रहे थे, उसके बारे में एयरफोर्स के एक और बहुत ही मायानाज ऑफिसर हैं, एयर कमोडोर कैसर तुफैल, उन्होंने उसके बारे में बहुत लिखा भी है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था उसको हमने डोमिनेट किया। सो बेसिकली द इंडियंस, उनके जो कैप्स थे और दे वर फ्लाइंग ब्लाइंड। तो वो जो चीज है वो इंडियन एयरफोर्स ने समझी है, दे रियलाइज के क्या में। और इसीलिए आपको याद होगा कि उस जमाने के उनके एयर चीफ ने यह कहा कि अगर हमारे पास रफाल होते, और मोदी का भी यह बयान था कि अगर हमारे पास रफाल होते, तो उन्होंने ये एक अपग्रेडेड मतलब प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये अभी भी उनका मेन स्टे नहीं है। Su-30 MKI जो है वो स्टिल उनका मेन स्टे। उनके जो स्क्वाड्रन शॉर्टेज है और ऑब्सोलीट जो उनके जहाज हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। इसके अंदर मेरा जाती ख्याल ये, एंड दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू व्हाट AVM चौधरी हैज सेड, दे कैन टेस्ट इट, वो रफाल को टेस्ट कर सकते हैं। मुझे यह नहीं पता कि अभी उन्होंने अगर कोई स्ट्राइक पैकेज जो बनाएंगे वो जिसमें सिर्फ रफाल नहीं होगा, उस स्ट्राइक पैकेज में डेटा लिंक्स जो हैं वो होंगे या नहीं। आई एम नॉट श्योर कि जो है ना, आई हैवंट फॉलोड कि उन्होंने रफाल्स के साथ के डेटा लिंक्स जो हैं वो सिंक किए हैं विद अदर प्लेटफॉर्म्स और नॉट। लेकिन अगर वो टेस्ट करते हैं ना तो इट इज अ हाई रिस्क गैम्बल। बात उसकी वजह यह है कि अगर ये कामयाब नहीं होती तो इसमें फिर सुबकी जो है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर आप इसको रैशनली देखें तो जो शैलो इंकर्जन है along certain vulnerable points at the line of control, उसका उनको फायदा ये है कि जैसे 2016 में उन्होंने एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जी हमारी पाकिस्तानी DGMO के साथ बात हुई है और हमने कहा है कि हमने जो अपने अहदाफ हासिल करने थे वो कर लिए हैं, इससे हमें आगे नहीं जाएंगे। मीनिंग एज फार एज वी आर कंसर्न वी आर डी-एस्केलेटिंग। उसके अंदर कोई ऊंच नीच होती भी है तो वो हाई रिस्क नहीं है। ये एक अलग बात है कि हम उस पर बात कर सकते हैं कि माउंटेनस टेरेन में जो है वो इन्वेडिंग फोर्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एंड रेस्ट ऑफ इट, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। जो पॉइंट में जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं वो ये है कि उसके अंदर रिस्क जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। तीसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज एक्सचेंज ऑफ मिसाइलरी। अब उसमें आपको याद होगा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद जो फोन कॉल उधर से आई उसके अंदर धमकी ये दी गई कि हम अब आपके तरफ मिसाइल दागेंगे, और उसका जवाब हमारी तरफ से ये गया कि अगर आप मिसाइल दागना चाहते हैं तो फिर हमारा जवाब जो है, जिसे आप क्विड प्रो क्वो प्लस कहते हैं, वो होगा। लास्ट पॉइंट बिफोर वी मूव ऑन, बिकॉज यू नीड टू गो थ्रू दिस राउंड। मिसाइलरी बिटवीन अ न्यूक्लियर डायड given flight times is extremely destabilizing। उसकी वजह यह है कि फ्लाइट टाइम की शॉर्टेज की इतनी है कि आप नहीं बता सकते कि जो इनकमिंग जो मिसाइल है उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक वॉरहेड है या टैक्टिकल वॉरहेड। अगर उसके ऊपर टैक्टिकल वॉरहेड है और आप स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स देते हैं देन यू हैव फेल्ड डेडली। अगर उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक वॉरहेड है और आप टैक्टिकल रिस्पॉन्स देते हैं देन यू हैव फेल्ड इम्पोर्टेंट। तो ये इंतहाई डिस्टेबलाइजिंग चीज है। सो अगर इसको आप गेम करें तो वायबल मिलिट्री ऑप्शंस जो हैं वो इंडिया के पास मौजूद नहीं है। अच्छा, और उसमें ऑब्वियसली मैं फिर अभी नेक्स्ट जो हम राउंड करते हैं उसमें ये मेरा सवाल होगा कि फिर ऑब्वियसली इंडिया ने तो जो कुछ भी करना है उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा कि दे कम एट द एंड ऑफ इट। अगर वो नहीं हो रहे तो जो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है मिलिट्री एक्शन करने का, इतना रिस्की काम करने का, एंड नॉट नोइंग कि जब एस्केलेशन होती है तो कहां तक जाएगी, बिकम्स अ वेरी हाई रिस्क। दूसरा ये कि सिंबॉलिक कर लें, आके कबा मार दें जो लास्ट टाइम हुआ था, सिंबॉलिक का जो है वो भी टिट फॉर टैट हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो, बट लेट मी कम बैक टू दैट। जॉर्ज सलीम साहब, ये जो जहां पे अभी जो शहजाद चौधरी साहब जो बात कर रहे थे, एजाज ने भी बात की,
सूरत हाल हमारे सामने है। अच्छा, ये पहली बार तो है नहीं कि हम इस तरह बिल्कुल एक नाइफ एज पे खड़े हुए हैं। 2019 में भी था, उससे पहले भी एक दो बार हुआ। 2002 का जो बिल्डअप हुआ था, आपको याद है? उस वक्त तो बड़ी मशहूर एक वो हुआ था कि आई थिंक वो रॉबर्ट गेट्स थे मेरे ख्याल में, जो डिफेंस सेक्रेटरी थे अमेरिका के, जो बीच में इंटरवीन जी। किया था और कहा था कि जी ये तो करेक्ट। कुछ न्यूक्लियर चीजें भी मूव होना शुरू हो गई हैं वगैरह वगैरह। सो क्लियरली वॉशिंगटन हो गया या बीजिंग हो गया या टू सम एक्सटेंट रियाद हो गए या अबू धाबी, दे वुड बी मोस्ट लाइकली इस टाइम हाइपर डिप्लोमेसी चल रही होगी बिहाइंड क्लोज डोर्स। क्योंकि पैनिक तो है ना, जो जो सूरत हाल बनी भी है, टू न्यूक्लियर पावर्स ऑन दिस। आपके ख्याल में इस स्टेज पर व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट कि अमेरिका और चीन और ये बाकी लोग क्या कर रहे होंगे और क्या कह रहे होंगे? जी फहद, अभी तक आपने ज्यादा वो किनेटिक ऑप्शन जो है इंडिया के पास, जो पहले भी इस किस्म की सिचुएशंस में एक्सरसाइज उन्होंने किया है, और मेरे ख्याल में खासी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था उन सिचुएशन में भी। जो लेवल ऑफ एस्केलेशन होती है सो कॉल्ड, उसमें वो काफी ऊपर चले गए थे, और उसकी वजह से फिर जो है ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसमें बहुत सारे मुल्कों को इंटरवीन भी करना पड़ा, और एक बहुत ही इंटेंस और हेक्टिक डिप्लोमेसी हमने उन इंस्टांसेस में देखी थी। इस बार उन्होंने शुरू में कुछ मुख्तलिफ किया है। इस बार उन्होंने, जाहिर है पहले वो स्टेटमेंट्स तो उनकी आई कि जी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो लाउड एंड क्लियर होगा और इस तरह की, लेकिन उसके बाद जो पहला एक्चुअल मेजर आया उनकी तरफ से वो ये है, वही जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो उन्होंने इन अबेंस किया है, और फिर बाकी जो 4 एक्शंस हैं जिसमें जो डिप्लोमेट्स हमारे पीएनजी किए हैं वहां से, और अपने डिप्लोमेट्स विड्रॉ किए हैं, और फिर जो बॉर्डर फ्रीज किया है, और फिर वीजास कैंसिल किए, इस तरह के एक्शन जो हैं। तो एक तो खैर उसे ये लग रहा है कि क्योंकि अगर बिल्कुल काइनेटिक ऑप्शन ही एक्सरसाइज करना होता है उन्होंने, तो फिर शायद वो बाकी ये सारी चीजें ना करते हैं। एक तो ये चीज भी आती है जहन में, क्योंकि अगर उन्होंने खसूसन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो सिंतास मुआहदे का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, जो कि एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वो उस तरह से एग्जिस्ट तो नहीं करता, क्योंकि उस ट्रीटी में कोई गुंजाइश नहीं है इस किस्म के यूनिलैटरल उसको करने की, सस्पेंड या इन अबेयंस उसको रखने की। लेकिन खैर आप पॉलिटिकली जब कोई एक्शन करना चाहते हैं तो फिर आप टेक्निकलिटीज तो नहीं देखते उस वक्त, खसूसन इंडिया जिस तरह के वो रिस्पॉन्सिबल एक्शंस कई बार करते हैं वो। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम ये आपने ठीक कहा कि इस वक्त बिल्कुल एक डिप्लोमेसी जो सी है वो, बल्कि मैंने कल भी अपने कमेंट्स में कहा था कि वो तो कल से ही शुरू होगी उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी हैं, और फिर सिर्फ ये न्यूक्लियर पावर्स नहीं, देखें साउथ एशिया इज 1/4 ऑफ ह्यूमैनिटी, एवरी 4th पर्सन इन द वर्ल्ड लिव्स इन साउथ एशिया, और साउथ एशिया जो है उसको हमेशा ये भी कहा जाता है कि न्यूक्लियर अगर कोई फ्लैश पॉइंट बन सकता है दुनिया में अनफॉर्चुनेटली, तो साउथ एशिया साहब, ये बताएं कि इसमें आपके ख्याल में सबसे इफेक्टिव कौन होगा? कौन सा मुल्क इस वक्त इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा? जी देखिए, इसमें जो आपके दोस्त होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो चाइना है, यूएस है, सऊदीज हैं, फिर यूरोपियन कंट्रीज भी बीच में, बिकॉज देखिए वो जो भी इस वक्त इस किस्म के जिनके गुड ऑफिस भी आप यूज कर सकें, बल्कि वो खुद से मुल्क जो उनसे खुद इनिशिएटिव लेते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं। और फिर देखें अमेरिकन जो है, आपके ख्याल में इस किस्म की सिचुएशन से वो लाताल्लुक तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन आती है दे गेट इन्वॉल्व, फिर ब्रिट्स भी कई बार इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे दोस्त हैं जिस तरह सऊदीज हैं, यूएई है, ऑफ कोर्स चाइना है, टर्की है, तो बहुत से मुल्क हैं, और फिर इनमें से काफी सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था कि वो कौन से मुल्क हैं जिनकी दोनों तरफ सबसे ज्यादा लीवरेज होगी? आप देखिए अमेरिका की लेवरेज तो जाहिर है हमेशा ही, और उनके कॉन्टेक्ट जो है दोनों तरफ बिल्कुल। फिर उसके बाद इस वक्त तो अब सऊदीज और यूएई जो है उनके पाकिस्तान के साथ तो तारीखी और जाहिर बरादराना उनके जो है हमारे साथ मोदी साहब भी वहां से होके आए हैं, और मोदी साहब इंडिया भी के होके साथ आए उनके अब। ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इस वक्त, तो बिल्कुल वो इस वक्त हैं। फिर उसके बाद अगर हम तुर्की की बात करें, अब यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो बहुत से मुल्क इस तरह के हैं जिनके दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो इस मौके पे। और फिर ये होता है कि देखें इस मौके पे सबसे अहम चीज क्या होती है, वो ये होती है कि सैनिटी प्रिवेल्स, डिप्लोमेसी जो उनसी है वो फंक्शन करती रहे,
राइट। और फिर कहीं कहीं ना कहीं से ये होता है, उनकी उम्मीद ये होती है कि स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया जाए। तो मुझे ये अच्छी चीज नजर आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान ने देखें कोई जल्दबाजी नहीं की, हालांकि उनकी तरफ से जो रैश एक्शंस आए हैं, हेस्टी एक्शंस आए हैं, और मेरे ख्याल में प्रॉब्ली मैं तो ये कहूंगा कि ये जो इंडस ट्रीटी वाला जो एक्शन है, ये प्रॉब्ली बहुत ही इतनी जल्दी तो आप जो है ना, नॉट वेल थॉट आउट एक्शन। फिर दूसरी बात ये कि इस किस्म के मौके पे खैर अब उन्होंने अपनी पब्लिक को, हमने ये देखा कि बहुत सारे मीडिया लीक्स हुए हैं इंडिया में, उनके मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जो गवर्नमेंट से ही आ सकती हैं या इंटेलिजेंस एजेंसी से आ सकती हैं, और तो कहीं से नहीं आएंगी। लेकिन जब आप मीडिया लीक्स करते हैं तो इसका मतलब है कि एक आप एटमॉस्फेयर उस तरह का क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप एस्केलेशन की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, अब जब आप इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप उसकी एक सेल्फ फुलफिलिंग फिर वो साइकिल बन जाती है कि अब आपने वो क्रिएट कर दिया माहौल, अब आप मैं एक्चुअली इसी पॉइंट को थोड़ा सा पिकअप करना चाह रहा हूँ जो आपने कहा कि सेल्फ फुलफिलिंग वो बन जाता है। शहजाद चौधरी साहब, अगर ये इस टाइप की सूरत हाल डेवलप हो रही है, एंड आई लाइक एनीबॉडी टू जंप इन, लेट्स कीप इट ओपन, फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन। अभी आपने कहा कि आपको लगता ये है कि वो कुछ ना कुछ एस्केलेट करेंगे। एजाज का आर्गुमेंट है कि शायद वो ना करें बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क। अगर वो लेट्स अज्यूम वो एस्केलेट करते हैं और कोई ऐसी चीज करते हैं विच गोज बियॉन्ड 2019, हमारा क्या प्लान होगा? हम कैसे इसको देख रहे होंगे फ्रॉम आवर एंड? अच्छा, बात एक तो ये है कि देखिए, आई मीन व्हाई शुड आई सिट सेटिस्फाइड के वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं एक मिलिट्री कमांडर हूं यहाँ पे पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर जो आपकी लीडरशिप है सारी, आई शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग एट ऑल टाइम्स, एट एनी टाइम। पाकिस्तान और इंडिया के हालात वैसे भी कोई बहुत अच्छे नहीं है काफी अरसे से। तो बेशक कि हमारा एक साइड ऑलरेडी एक्टिव है, तो हम ये नहीं एज्यूम कर सकते कि इसके अल्लाह करे कि कुछ ना हो, बेहतर होगा इस खत्ते के लिए कि कुछ ना हो। क्योंकि अगर कुछ कदम उठाया जाता है तो उसका जवाब भी आएगा, रद्द-ए-अमल आएगा, जरूरी आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया कुछ भी करे, चाहे वो ग्राउंड पे करे, चाहे वो एयर पे करे, चाहे वो सीज पे करे, कुछ भी करे और हम उसका जवाब ना दें। आज ही के दिन में हमारा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जो रिस्पॉन्स होगा वो भी किसी ना किसी हद तक इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में या किसी और चीज में वो भी सामने आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप के अंदर ये चीजें तो गिवन है कि कुछ ना कुछ तो जवाबदेही आपस में तब्दील होगी जरूर, द मोमेंट समथिंग हैपेंस। दैट इज वन। सेकेंडली, मेरा नहीं ख्याल कि देखिए, हम जब इस किस्म की स्कर्मिशेस की बात करते हैं ना, जो कि वन ऑफ होती हैं, 2 दिन 3 दिन चली, टेंशन रही, कुछ एक आध एक्शन हुआ, दिमाग में 2019 आता है, बालाकोट आता है, वो चीजें आती हैं, तो उसकी उसकी कैपेसिटी किसी भी तरफ हो सकती है इफ यू हैव द विल। सो यू हैव टू हैव द विल, यू हैव टू हैव द कैपेसिटी। आपके पास काबिलियत तो नहीं चाहिए करने की, वो अहदाफ हासिल करने की। और फिर जिस तरीके से एजाज ने कहा कि फिर आप ऐसा काम भी करते हैं कि आपको पता है कि अच्छा मैं 5 से 7 5 जहाज गिरा लूंगा मिसाल के तौर पे, मेरे पास कैपेसिटी है, लेकिन मैं एक ही या 2 के ऊपर इक्तफा कर लेता हूं कि इससे आगे बात जाएगी तो बढ़ जाएगी। अच्छा, तो आप डीएस्केलेटरी भी अपनी सारी प्रोसेस को रखते हैं। तो ये चीजें सारी ऑप्शंस, ये मैं नहीं कहता कि क्लोज्ड ऑप्शन है, दीज आर ऑल ओपन ऑप्शंस। इनकी जवाब, इनका जो 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 रिस्पॉन्स होगा उसके अंदर तमाम चीजें मद्देनजर होंगी, किस हद तक कहां पे। यानी अब तक पाकिस्तानी मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टारगेट्स ऑलरेडी चोजन हो चुके होंगे, सिलेक्ट हो चुके होंगे और उनके ऊपर तैयारी हो चुकी होगी। यानी अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या कर सकती है पाकिस्तानी मिलिट्री, तो पाकिस्तानी मिलिट्री के जो रिस्पॉन्स ऑप्शंस हैं, चाहे वो ग्राउंड पे हैं, चाहे मिसाइल हैं, चाहे एयर से है, चाहे जिससे भी है, उसी जुबान में उसी तरीके से वो पाकिस्तान अपनी तैयारी कर चुका होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस रीजन, फॉर द सेक ऑफ 2 न्यूक्लियर नेशन, जो कि, और हम 2 नहीं है 3 है, याद रखें, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों न्यूक्लियर नेशन हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक खुदा न खास्ता उस लेवल की जंग में चले जाएं तो खित्ता जो है उससे बचा रहे। एक और चीज याद रखिए कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत क्रिटिकल मामला चल रहे हैं। यानी जिसका फैसला यह भी होना है कि ईरान, इजराइल, यूएस जो आपस का जो ट्रायंगल है वो किस तरीके से क्या रिजॉल्व हो जाएगा, सेटल हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, थोड़ा सा उस वो हाइप पे नहीं जाएगा जहां पर के एक और फ्लैश पॉइंट बनने को वो तैयार हो जाए। उस फ्लैश पॉइंट की पॉसिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक और फ्लैश पॉइंट बिल्कुल जुड़ा हुआ मुत्तसिल, जिसके अंदर चीन भी किसी ना किसी तरीके से ड्रैगन हो सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
तो ये वो ऐसी जियोपॉलिटिकल मुश्किलात हैं जो कि मेरे ख्याल में जो भी मुल्क फैसला करेगा, लिमिटेड करेगा, बहुत सोच समझ के करेगा, ऐसा करेगा जिससे पेन उस लेवल का ना हो जिसमें कि बात के बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हों, डीएस्केलेटरी हो, लेकिन जवाब भी मिल जाए, लोगों की पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, आप डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन को भी सेटिस्फाई कर लें। तो बहुत सी बातें की तो जा रही हैं। एक ये भी कहा जा रहा है, मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं कि जिस वक्त बात की जा रही है कि हमारे 56 कैदी हैं जो कि इस वक्त इंडिया की जेलों में हैं, जो बड़े अरसे से मुख्तलिफ चीजों की वजह से, आई थिंक कोई 2002 से भी कुछ लोग हैं जो कि इस वक्त बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि शायद इनको किसी जगह पे जमा करके, खुदा न खास्ता, इनके साथ वो काम ना कर दिया जाए जिस तरह एजाज कह रहे थे कि ये कहा जाए कि हमने इनकर्शन करके इनको खत्म कर दिया और देखिए हमने इतने लोगों को खत्म कर दिया। ये खतरा भी मौजूद है, यानी इस किस्म का भी काम हो सकता है। बहरहाल देखिए कि आगे कैसे मामला चलते हैं, लेकिन हम लेकिन उस इसमें इस नाइफ हाँ एज पे हैं जहां पर के दोनों मुल्कों में से अगर कोई एक्शन लेता है उसका रिएक्शन भी आएगा और रिस्क भी इसमें बहुत ज्यादा हो सकता है। यानी बेसिकली एजाज पे देखिए ना, एक्चुअली व्हेन इट कम। जी। बात में देखिए, बात यह है कि आप जो एक तो आप डोमेस्टिक ऑडियंस को भी सिग्नल कर रहे हैं, और हमने ये देखा है कि मोदी ने हमेशा सियासी तौर पर जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको सिग्नल किया। 2019 का भी पूरा वाकया जो था उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और वो चुनाव जो है, वो इंतखाबात जो है, वो बहुत बड़ी उससे जीत गया। लेकिन लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जिसे आप बैन अवी ताल्लुकात की जुबान में कहते हैं कमिटमेंट ट्रैप, कि जब आप एस्केलेटरी रेटरिक की तरफ जाते हैं तो फिर एक आपके ऊपर दबाव आता है कि आपने वो जो रेटरिक है उसको मैच करना है विद एक्शंस ऑन द ग्राउंड, और वहां पे मिस कैलकुलेशन जो है वो एक बहुत अहम चीज हो जाती है। एम्बेसडर सलीम ने एक बहुत अहम नुकता उठाया कि इसके अंदर जो दोस्त ममालिक है, इसमें एक मुल्क का नाम रह गया रूस, जिसके ताल्लुकात हमारे साथ भी बहुत बेहतर हो चुके हैं और भारत के साथ तो रवायती तौर पर है। सऊदी अरब के साथ अभी मोदी साहब $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के मुआहदे करके आए हैं। उसको स्क्वायर करना कि आपने एक तरफ तो अपनी मईशत को बढ़ावा देना है और ये इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही है, और दूसरी तरफ आप इस किस्म के फैसले करेंगे कि जिससे जंग का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और इसमें जो सारा जो मसला है ना फहद, वो जाता है 2000 में। कारगिल के बाद इन्होंने फैसला किया कि ये एक लिमिटेड वॉर डॉक्ट्रिन जो है इन्होंने वो किया, और वीपी मलिक उस जमाने में इनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और एक पेपर उनके वाइस चीफ ने पढ़ा दिल्ली में, दैट पेपर इज अवेलेबल। उसकी बुनियाद ये है कि जी एक छोटा सा बैंड है जिसके अंदर हम पाकिस्तान को सजा दे सकते हैं, और हम उस सीलिंग से नीचे रहेंगे कि जिसके बाद एक स्पाइरल शुरू हो जाता है। लेकिन उस पूरे डॉक्ट्रिन की प्रीसपोजिशन ये है, एंड इट्स अ वेरी आर्बिट्ररी प्रीसपोजिशन, कि कन्वेंशनली चूंकि इंडिया जो है वो सुपीरियर है, इसलिए जब इंडिया पहला राउंड, जब पहला वार करेगा तो उसमें पाकिस्तान, इट विल ड्रॉ ब्लड, और जब पाकिस्तान की नाक से खून निकलेगा इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, तो फिर या तो पाकिस्तान बैक डाउन करेगा या वो उसको एस्केलेट करेगा। एंड बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव द सेम कैपेबिलिटी कन्वेंशनली, तो इसलिए पाकिस्तान नेसेसरीली जो है वो न्यूक्लियर लेवल पे एस्केलेट करेगा। एंड इफ दैट हैपेंस, तो जो डिप्लोमेटिक अप्रोब्रियम है सारी दुनिया का, वो पाएगा। हुआ ये 2019 में हमने देखा कि ये जो प्री सपोजिशन थी ये उलट गई, और वो ये, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पहला वार करेंगे तो यू विल ड्रॉ ब्लड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान का जो रीपोस्ट है विल एक्चुअली ड्रॉ ब्लड। मैं एक्चुअली इसी पॉइंट पे जो उसके पहले भी बाद बात तो कर रहा था है जाज, कि जी मैं ये मैं कह जो रहा हूं इसी कि वो जो मंतक उनकी जो मंतक है कि रद्द अमल जो है हाँ वो उसका मुद्दा पाकिस्तान पे पड़ेगा, वो उलट भी सकता है, और अगर वो लेकिन उलटेगा हाँ, फिर भारत कैसे जो है वो रिएक्ट करेगा, और अगर विच इज भारत वाई, जो रिएक्ट मेरा कर, पॉइंट था, जो हाँ, जो मैं जो रेस करने चाह रहा था वो ये था कि अगर अगर भारत ने प्रूव करना है कि उसने पाकिस्तान को पनिश किया है, तो उसको प्रूव करने के लिए उसको ओवरवेलमिंग मिलिट्री डोमिनेशन करनी पड़ेगी फ्रॉम वॉट एवर एपिसोड दैट दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन। अब बट दे 2019 कांट डू वाला जो दैट। मामला है, अब 2019 में अगर एक जो लिमिटेड इंकर्जन वाला इश्यू है वो उनके गले पड़ गया,
अगर उससे बड़ा करते हैं, लेट्स अज्यूम, मतलब हम वैसी बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा टारगेट चूज करते हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल टारगेट है, तो फिर वो दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से भी, जिस तरह शहजाद चौधरी साहब बात कर रहे थे कि टारगेट सिलेक्शन तो ऑलरेडी हुई हुई है, तमाम मिलिट्रीज करती हैं, वो यहां से भी होगी। तो इंडिया को वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना कि हम ये राउंड जीत गए हैं और हम पीछे हट रहे हैं, वो अगर जीतेंगे तो पाकिस्तान तो नहीं पीछे हटेगा ना, वो कहेगा भाई ये हाउ कैन वी अलाउ यू टू गेट अ फर्स्ट राउंड विक्ट्री एंड वॉक अवे। सो अगर मिलिटरली दे कैन नॉट डोमिनेट, तो फिर तो दूसरा वही एलिमेंट रह गया एम्बेसडर साहब, जो उन्होंने 2019 में किया कि जी मिथ मेकिंग बनाओ, स्टोरी टेलिंग बनाओ, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई छोटा सा इवेंट करो एंड देन पेंट इट इन अ वे कि ये हमारी बड़ी ग्रैंड विक्ट्री हो गई है। इज दैट द ओनली ऑप्शन दे हैव? अच्छा, मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि अभी तक मेरे ख्याल है वो क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि इसमें स्टेक्स क्या है इंडिया के लिए जो हुआ है अभी। अब उसको जो भी मानी दे रहे हैं, बट एक्चुअल क्या हुआ है। अब वहां पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ। अच्छा, उन्होंने बेसिकली देखें 2019 के बाद उन्होंने ये जब वो एक्शन किया यूनिलैटरल, तो उनका प्लान ये था कि हम कश्मीर को रिजॉल्व करेंगे अपनी टर्म्स पे। ये था ना कि और अभी इस पे हमने कोई डायलॉग नहीं करना कि हमने ये इसको इंटरनली रिजॉल्व कर लेना है बस। इस पे उन्होंने एक्शन किए थे ना, उसकी वो आप वो जो यूनिलैटरल एक्शन से 2-3, और उससे उन्होंने अपनी तरफ से उसको रिजॉल्व किया। और फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने एक मैसिव वो भी शुरू कर दिया, वो 35A जो है उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया था, रिवोक कर दिया था। और ज़ाहिर 370 वाला स्टेटस भी। तो उसके बाद प्लान ये था कि उसकी कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज कर दिया जाए। और साथ ही ये प्लान था, दूसरे उसका प्लान का जो प्लान था वो ये था कि उसमें मैसिव इनकर्शन हो, मतलब इन्वेस्टमेंट्स की, या जो जिस तरह से भी इकोनॉमिक इनकर्शन हो, ताकि वहां के जो है ना इकोनॉमिक स्टेक्स लोगों के बढ़े और वो सब भूल जाएं बेसिकली। डेमोग्राफी चेंज होगी तो, और बाकी जो है जाहिर है कि हम पाकिस्तान को बैकफुट पे रखेंगे इन टर्म्स ऑफ ये टेररिज्म वाली बात के ऊपर। तो ये कश्मीर जो है इंटरनली रिजॉल्व। अब ये उनका जो है एक प्लान था, और अभी तक वो अपने हिसाब से फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव वो अभी तक उसमें कामयाब भी थे, इस सेंस में थे कि जी वहां पे अभी जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं कि वहां पे बहुत सारी टूरिज्म भी शुरू हो गई, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हुई। वो क्लेम करते हैं कि इलेक्शंस भी बिल्कुल ज़ाहिर है वो भी काफी इसमें पड़ गए। ये सारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ आप। अच्छा, आप देखें अचानक ये जो वाकया होता है, इससे वो सारा जो है ना फसाद जो है कि वहां पे कुछ नहीं है, और वहां पे इकोनॉमिक देखें उसके बाद क्या हुआ है। टूरिस्ट का वो आपने देखा कि एकदम वहां से सारे टूरिस्ट को जो है ना वो बिल्कुल इमरजेंसी बेसिस पे सारे छोड़ के गए हैं। अब वहां पे टूरिज्म के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन आएगा। तो पॉइंट ये कि इंडिया को अगर देखें कि इस वक्त उनकी जो है जिस तरह भी हुआ, वेदर इट्स फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसमें कि उन्होंने मिसकैलकुलेट किया, या फिर जो है बेसिकली जो है वो वहां पे कोई लोकल ग्रुप जिस तरह है रेजिस्टेंस का उन्होंने किया, और इंडिया अब चाह रहा है कि वो उस पर पूरा पाकिस्तान को ब्लेम करके और वो माइलेज ले। लेकिन उनको जो सूट करेगा इस सेंस में, वो ये सूट करेगा कि इससे पाकिस्तान को एक तो इस बार वो जो थोड़ी सी इंडिकेशन ये आ रही है वो इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन की तरफ जाए, जिस तरह ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके जो ज़ाहिर इम्प्लीकेशंस हैं वो तो ज़ाहिर इकोनॉमिक साइड पे ही ज्यादा होंगी। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि साथ ही साथ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ ज्यादा जाएं, क्योंकि देखें उसकी आप वो देखें जरा उसका टाइमिंग देखें कि जेडी वैंस इंडिया में है, और उसके बाद मोदी खुद जो है वो सऊदी अरब में है उस वक्त, और सारा ज़ाहिर इंटरनेशनल टेंशन इस तरह की। और ज़ाहिर अब तो अमेरिकन उसको या कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता जब उनका वाइस प्रेसिडेंट वहां पे बैठा है। तो आई थिंक ये इस वक्त देखने की चीज है। अच्छा, अब काइनेटिक ऑपरेशन अगर आप करते हैं इस मौके पे जिस पे बिल्कुल मार्शल शहजाद ने सही कहा। लेट मी जस्ट पिक इट अप फ्रॉम हियर। मेरे ख्याल में ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जो कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करें। शहजाद चौधरी साहब, ये जो इशू है, अब लेट थोड़ा सा लेट्स मूव ऑन टू व्हाट एम्बेसडर साहब सेइंग। काइनेटिक्स पे तो हमने बात कर ली, लेकिन इस वक्त दुनिया में किसकी बात सुनी जा रही होगी? हम भी अपनी बात कर रहे हैं, हमने बाकायदा बात करनी शुरू नहीं की, इंडिया ने तो कल से अपनी नैरेटिव मेकिंग शुरू कर दी है। अगर हमने बात करनी है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, और अगर हमने कहना है कि देखो हम तो ये हमारे पे ब्लेम कर रहे हैं, ये हमारे पे मिलिट्री कोई एक्शन करना चाह रहे हैं, ये हमारे पे जो है वो इन्फ्लिक्ट करना चाह रहे हैं किसी किस्म का काइनेटिक एक्शन, how do we sell our case? Are we at a disadvantage right now as far as public opinion is concerned? और क्या इस
अगर ये डिसएडवांटेज है तो हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि देखिए डिसएडवांटेज, आई मीन इन मटेरियल सेंस, 2008 के बाद से, 2000 कब था ये जब हुआ था मुंबई, 2008, मुंबई के बाद 2008। से, मुंबई के बाद से इंडिया की पूरी कोशिश रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए। यानी 15 साल हो गए, अब 16 साल हो गए इस चीज को, 17 बल्कि 17 ईयर्स ऑलमोस्ट, या तो 17 साल हो गए, 16.5 साल तो नहीं हो पाया। एक 25 करोड़ लोगों का मुल्क, इतना बड़ा, दी सेवंथ और द एट्थ लार्जेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हाटएवर, मतलब ये जब आप सारी चीजें देखते हो तो आप कहते हो कि इस मुल्क को सर पे नजर करना, एक तरफ करना, या रेलिगेट करना किसी कंसिडरेशन में मुनासिब नहीं है, ना हो सकता है। जस्ट द मेयर existence and size of it makes it worth its this thing. Number one, इस वजह से आइसोलेट नहीं हो पाया। Secondly, this country of ours has always been something कि शायद अभी बेहतर हो जाएगा, अभी we are on the verge of breaking out, so to say. अच्छा, so that has been our unfortunate case and we have not broken through, but we are always there at the verge of it. अच्छा, उस वजह से भी लोग हमें नहीं डिसरिगार्ड कर सकते। तीसरा, हमारी पोजीशन और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं चंद, वो ऐसी सॉलिड हैं कि उनसे आइसोलेट करना हमें मुश्किल हो जाता है। यूएस का अपना इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट वगैरह वगैरह, चाइना, आई मीन दीज कंट्रीज आर द मेन ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ टुडेज वर्ल्ड, और उनके साथ पाकिस्तान के रवाबित काफी बेहतर है। इसलिए इसको आइसोलेट करना या उस तरीके से हटाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। सेकेंडली, अब बात यह आती है कि डिसएडवांटेज हमें क्या, इंटर बॉर्डर ट्रीटी की बात की जाती है, किसी ना किसी लेवल पे जाके, अभी तो हेल्ड ने बेंस किया ना उसने, और वो उसने, मेरा अपना अंदाजा यूं है कि इंडिया ने शायद, देखिए 3 बड़े एग्रीमेंट से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, अगर मैं कहूं एक एग्रीमेंट की शक्ल में, एक तो शिमला, जब आप सियाचिन करते हैं तो आपने शिमला को पंक्चर कर दिया। जब पाकिस्तान कारगिल करता है और पाकिस्तान ने कारगिल को जस्टिफाई करने की कोशिश की बाद में कि शिमला और सियाचिन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन हमने इट इज हेल्ड ऑन, जैसा भी उसने होल्ड ऑन किया है शिमला को, कम से कम लाइन ऑफ कंट्रोल तो अपनी जगह पे मौजूद है। फिर उसके बाद ये वाला था इंडस बॉर्डर ट्रीटी, और थर्ड था वो जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किसी किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है सीज फायर होगा। अब ये तीनों इतने फ्लिम्जी किस्म की एग्रीमेंट्स थी सिवाय इंडस बॉर्डर ट्रीटी के। इंडस बॉर्डर ट्रीटी ने फिजिकल डिवीजन कर दी ना वाटर की। अब इंडस को रोकना कहां मुमकिन होगा इंडिया के लिए? किस तरह वो उसको प्लान आउट करेगा, ब्रेकआउट करेगा, उसको उसका रास्ता बदलेगा? झेलम और चनाब में से तकरीबन उसने जितनी जान थी उसमें से स्क्वीज कर ली हुई है। अब तो हमारे पास झेलम और चनाब बल्कि ट्रिकल की शक्ल में आता है। तो मेरा मतलब है कि सब्सटैंशियली या सब्सटैंटिवली जब देखा जाए तो मेरे ख्याल में कोई इतना डिसएडवांटेज सच नहीं है। दे वांट टू पुट अप अ वॉल देयर ऑन द पाकिस्तान साइड ऑफ द बॉर्डर एंड से वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। यही उनको साइकोलॉजिकल जीत देती है कि हमने इनको रद्द कर दिया, हमने डिहाइपनेट कर दिया अपने आप से। बड़े अरसे से ये तमाशा चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बढ़ के पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, दिस हैज टू लुक towards other sides of the world, and India is not the only side that exists. However, militarily, we have to keep in mind and be ready कि कोई अगर कोई खुदा न खासा वहां से चीज छिड़ती है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी तकरीबन उस किस्म की जंग के लिए वैसे ही मौजूद है जिस तरीके से इंडिया अपनी कोई दिखा सकता है। तो ये चीजें मुझे समझ आती हैं कि ये मैच ऐसे करती हैं, सिवाय उस चीज के कि आप एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक टाइप चीज कर दें और बाद में क्लेम कर लें कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और हमने वो स्टोरी इनके 12 बंदे मार दिए और मोदी साहब की छाती फिर से 56 इंच की हो जाए। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और मुझे कोई चांस नजर नहीं आता। लेकिन मेरे इसमें मुझे किसी चीज में कितनी जान लेकिन जज देखिए, हम सारा देख रहे हैं इंडियन मीडिया को, और ये पहली बार तो नहीं है कि देर गोइंग बलिस्टिक, बिल्कुल। यानी कि मैं तो उन्हें क्लाउन्स कहता हूँ उधर, जिस तरीके से वो वहां पे अपने स्टूडियो वॉरियर्स है वो चीख रहे हैं। पॉइंट इज के एवरी टाइम दिस हैपेंस, पहला उन्होंने कहते हैं पाकिस्तान ने किया है, और उसके बाद द काइंड ऑफ रेटरिक दैट दे यूज अगेंस्ट अस, हम हमेशा जो है वो बड़ा रीजनेबल और रैशनेबल होने के चक्करों में होते हैं। नहीं जी, हमें तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हम तो पीस चाहते हैं। आर वी टॉकिंग लाउड इनफ? शुड वी बी टॉकिंग बैक लाउडर? एंड मैं सिर्फ टीवी स्टूडियो में बैठ के चीखने की बात नहीं कर रहा, इन टर्म्स ऑफ हम अपना नैरेटिव कैसे बयान कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी कितनी अग्रेसिव है, हमारे बाकी जो तमाम तर जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो कितने अग्रेसिव हैं। क्या हमें थोड़ा सा
हायर गियर में जाने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू इंडिया? व्हाई आर वी सो पैसिव? ऊंचा बोलने की हमें जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, डिड यू आस्क मी और डिड यू आस्क जी जी एम्बेसडर जी जी, सलीम? एजाज। जी एजाज। हमें ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। देखें, इसके अंदर कुछ आपको इनोवेट करना पड़ेगा। इस वक्त हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मेंबर हैं इस साल के लिए, जो वो हम्म। नॉन परमानेंट मेंबर्स। हमने बलोचिस्तान पर डोसिए निकाले हैं। अमेरिका की हुकूमत के, कनाडा की हुकूमत के, वॉशिंगटन पोस्ट के और बेशुमार मज़ामीन आए हैं जिसके अंदर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोगों की जो सारे ये फॉरेन, मतलब फॉरेन सॉइल्स के ऊपर असैसिनेट करना, हमारे बारे में वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है और हमने अपना डोसिया भी निकाला। फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर ब्रीफिंग भी दी कि यहाँ पे किस तरीके से वो ऑपरेट करते रहे हैं। 1373 28 सितंबर 2001 को जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का रेजोल्यूशन था, जिसके तहत आपकी काउंटर टेररिज्म कमेटी भी है और उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट भी है। आप एक खत लिखें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को। उस खत की कॉपीज जो है आप वर्ल्ड कैपिटल्स में भी भिजवाएं। उसके अंदर आप ये रिक्वेस्ट करें कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी एक बनाए, कमीशन बनाए या कमेटी बनाए इन्वेस्टिगेशन की, जो कि सिर्फ ये नहीं, इससे जो पिछले वाकयात भी हैं पाकिस्तान में जो हुए हैं उनकी भी तहकीकात करे और जो इंडिया में हुए हैं उनकी भी तहकीकात करे। और ये जो कमीशन है, दिस शुड ऑल्सो हैव उसके टीओआरस में, या ये तो आगे डिटेल्स जो हैं ये तो लॉयर्स और डिप्लोमेट्स ने वर्कआउट करनी है, कि जिसके अंदर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के एस्पेक्ट्स भी हों। छती सिंह पुरा के बारे में क्या कहा गया, पथरीबाल के मैसेकर के बारे में क्या कहा गया, बारकपुरा में क्या सारा हुआ, डॉक्यूमेंटेड है, मुंबई डॉक्यूमेंटेड है। मुंबई के बारे में क्या बातें हुई, पुलवामा के हवाले से जो फ्रंट लाइन का पूरा इशू है कि किस तरीके से पार्लियामेंट अटैक के, तो ये समझौता एक्सप्रेस के हवाले से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा हमारा जो प्रोएक्टिव पोजीशन ये होनी चाहिए कि जनाब, ये चूंकि एक प्लेबुक बन चुकी है कि अभी एक कोई हमला हुआ है, वो अभी हो ही रहा है कि फौरन इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के सर पर। और चूंकि प्राइमा फेशी एविडेंस है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते रहे हैं। देखें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दो किस्म के होते हैं। एक तो छत्तीस सिंह पुरा वाला, कि जिसमें इंडियन आर्मी ने अफगानी के जरिए सिखों को कत्ल करवाया और उसका मलबा लश्कर तैयबा पे डाला। दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये होता है कि जिसके अंदर एक इंटेलिजेंस एजेंसी किसी ग्रुप को इंड्यूस करती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्रुप्स प्रीडिस्पोजिशन, उसको इंड्यूस करती है इनटू लॉन्चिंग एन अटैक। तो मेरे ख्याल में अब हमें इसके ऊपर एक प्रोएक्टिव जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करनी चाहिए कि जनाब आप, हम आपको कह रहे हैं कि आप ये बनाएं और आके तहकीकात कर लें। एक्चुअली मेरा इसके जो लिए पॉइंट था ना अच्छा, बिफोर यू गो टू जौहर साहब, मैं छोटा सा जस्ट वांट टू ऐड अ पॉइंट हियर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि व्हाई शुड बी इवन, आई मीन व्हाट आई एग्री विद इजाज, व्हाटएवर इजाज इज सेइंग, एब्सोल्युटली राइट। वही तरीके होते हैं, यही इसी तरीके से रियासतें बदकिस्मती से इन चक्रों में पड़ती हैं। लेकिन देखिए, हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि आपने कश्मीर पे जुल्म किया। आप कश्मीर पे एक बिल आने वाला है जिसके अंदर के और जो उमर अब्दुल्ला है वो ये कह रहा है कि इसका जो एंटी 370 है उसको वापस रिस्टोर किया जाए, आर्टिकल 370। अच्छा, उसके डर से आपने वहां पर एक फिर से एक इश्तेहार करने की कोशिश की कि देखिए यहाँ पे दहशतगर्दी वापस आ गई है, इसकी वजह से रियासत का कंट्रोल रखना या उसका स्टेटस चेंज करना जायज था। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, और हमें कहना चाहिए मेरे ख्याल में, कि इफ यू डू व्हाट यू आर डूइंग टू द कश्मीरीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ किया या नहीं, वो खुद भी रिस्पॉन्ड उनके दिलों के अंदर। कल से आप उनकी वीडियोस देख रहे सॉरी, हैं। मैं कथा कलाम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अपना मास्टर चौधरी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप एक इनोवेटिव अप्रोच है, जो बाकी आपकी अप्रोचेज हैं वो तो आपने ऑब्वियसली उनको तो आपने एक्सरसाइज करना ही करना है। और मैं तो यहां तक कहूंगा, मैं कल 2 दफा 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे मैंने ये पॉइंट रेज किया कि इसमें हमारा कसूर भी है कि जिसके अंदर हमने एक्वियस किया है टू द यूज ऑफ द टर्म टेररिज्म, जिसकी तारीफ इंडिया कर रहा है। ऑक्यूपाइंग ऑक्यूपेशन में टेररिज्म नहीं होता। फलस्तीन जो है, फलस्तीनी दहशतगर्द नहीं है, वो एक ऑक्यूपायर के खिलाफ लड़ रहे हैं। कश्मीरी जो है वो एक ऑक्यूपायर के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमने बदकिस्मती से
इस तलाक को, इसकी जो तारीफ जो है, जो मगरब ने की है या जो भारत ने की है, हमने उसके सामने अपना सर तस्लीम खम किया है, उसमें हमारी गलती भी है, विच इज उसको माई भी हमें पॉइंट। दुरुस्त हाँ, एक जो और मैं नहीं, एक जो सॉरी एक चीज, एक छोटी छोटी सी सॉरी। देखिए, मैं इसमें ये भी ऐड कर लीजिए कि जब एक रियासत दहशतगर्दी में मुलव्वस हो जाती है, तो फिर एक दहशतगर्दी की जो तारीफ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। एक करेक्ट। ऐसी रियासत जो खुद दहशतगर्दी कर रही है और उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपको कनाडा से लेके पूरे दुनिया में, यूरोप से फैलते हुए वहां तक आते हैं, कश्मीर तक, तो फिर वो रियासत किस तरीके से क्लेम कर सकती है कि कोई दहशतगर्दी कर रहा है? वो दहशतगर्दी नहीं है, वो अपना रिस्पॉन्स दे रहा है अपने डिफेंस के हम्म अंदर, तो चाहे वो हम्म कश्मीरी है या कोई और है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सपोर्ट डिप्लोमेटिक है और पॉलिटिकल है कश्मीरियों के लिए, लेकिन किसने रोका है कश्मीरियों को खुद से अपने पांव पे खड़ा होने के लिए और अपने हक के लिए लड़ने के लिए? अगर दुनिया के अंदर ये असूल है और फ्रीडम हाँ फाइटर्स का असूल है और इंडिपेंडेंस का असूल है, तो फिर कश्मीरियों के लिए भी वही चीज लागू है। और मेरा ख्याल है कि वही हमें नजर आता है। गो कि ये फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है और किसी हम्म मकसद के लिए किया जा सकता है, जिसका आपने पहले हिस्से में जिक्र किया, लेकिन आई हम्म थिंक इट वेल कुड वेल बी रिएक्शन फ्रॉम, और इसलिए मैं, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ने शायद कोशिश की हो, लेकिन वो तो पहले से भरे बैठे थे, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया। और जब हम्म तक आई थिंक दे आर डेल्ट विद फेयरली एंड विद जस्टिस, उनके हकूक उनको नहीं दिए जाते, मेरे तो ख्याल में ये चीजें होती रहेंगी। कश्मीर इज अ लिविंग इशू, दैट इज द हम्म पॉइंट। 5 अगस्त 2019 को ये खत्म नहीं हुआ था। जॉर्ज सिंह साहब, एग्जैक्टली यही पॉइंट जो मैं पहले बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि मे बी हम जो है वो उतनी जारहाना तरीके से अपने आप को इंडिया इंडिया के साथ जो है वो एंगेज नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए। अभी जो कश्मीर का जिक्र हुआ, आप कश्मीर में 2019 में जो कुछ उन्होंने किया उसको हड़प कर लिया, उसके बाद क्या वो फेट कंप्लीट तो नहीं है, हम तो नहीं मानते। उसी तरीके से जिस तरह अभी एजाज बात कर रहे थे, कनाडा में जाके इंडियंस असैसिनेट कर रहे हैं ओपनली पब्लिकली, उसमें तो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके कहा कि भाई ये प्रूवन है। अमेरिका में दे ट्राई टू असैसिनेट अ पर्सन, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है कि कितने असैसिनेशन कर चुके हैं। तो एक रियासत, जिस तरह शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक रियासत एट द हाईएस्ट लेवल इज गोइंग अराउंड असैसिनेटिंग पीपल इन अदर कंट्रीज, यानी उनके लिए ये कोई इशू नहीं है। लेकिन हम भी अगर उस पर इतना शोर नहीं मचा रहे, हम उस पे उस किस्म का एक बयानिया नहीं बिल्ड कर रहे, तो फिर देन वी आर गिविंग देम अ फ्री पास। देखिए, एक तो खैर ये इस पे 4-5 पॉइंट्स हैं। पहला नुक्ता ये है कि जो है इस वक्त बिल्कुल यूएन के कई रेजोल्यूशंस भी हैं जिसमें इस तरह की बातें हुई हैं कि जो लोग अपने उसके लिए हक खुद इरादियत के लिए या फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको यह हक हासिल है कि जो ऑक्यूपाइंग फोर्स है उस पर वो एक वायलेंट वे में भी उसको रेजिस्ट करें। अच्छा, वो सब अपनी चीजें अपनी जगह, लेकिन आज की जो दुनिया है उसमें एपेटाइट जो है वो नहीं है इस चीज के लिए कि अगर आप वो कहें कि जी ये तो टेररिज्म नहीं था, ये तो जो है ना फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये इस तरह का। वो आई थिंक आज की जो हालात हैं और खसूसन उस वक्त कि जब हम खुद भी बहुत सारी टेररिज्म फेस कर रहे हैं और हम अफगानिस्तान से जो हमें कर रही है, उस सिचुएशन में मेरे नजदीक वो बहुत ही एक रिस्की लाइन होगी और जिसकी जरूरत नहीं है। जो हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी उस पर है वो ये है कि हम उनकी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट जो है ना वो करते हैं। उनका हक है, प्रिंसिपल स्टैंड है जो है। बाकी जो उनसे बिकॉज अगर अब देखें, अगर जो एक रेजिस्टेंस वो होती है ना जिसमें कि आप ऑक्यूपाइंग ट्रूप्स जो उनसी हैं वो उसके खिलाफ कोई करता है, लेकिन जहां पे भी कोई आज की दुनिया में जहां पे भी अगर कोई टूरिस्ट हैं या कोई इस तरह है, अब उसकी डिटेल्स आएंगी, लेकिन मेरा ख्याल वो लाइन जो सी है जरा थोड़ी रिस्की है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा, जिस तरह जब 2019 के एक्शन हुए थे उस पर बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया था। और देखें उसके बाद अगले 2-3 साल पूरी दुनिया में मीडिया में मेरे ख्याल कभी भी इतने ज्यादा मैंने अपनी 35-40 ईयर्स की उसमें नहीं देखा कि इतने ज्यादा मीडिया स्टोरीज जो उनकी इंडिया के खिलाफ और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और बाकी सब चीजें मैसिव। लेकिन उसके बावजूद देखें वो दे वर एबल टू अब्सॉर्ब इट और इवेंचुअली जो है वो मुल्कों की स्टेटमेंट्स उस तरह की नहीं आई थी। कहीं कहीं जिस तरह मर्कल से वो एक आध जर्मनी में, किसी और मुल्कों में कहीं एक बार सैल्विनी से ले लिया हमने, कई मुल्कों में इस तरह हमारे डिप्लोमेट्स ने किया, लेकिन वो कोई उस तरह का हम नहीं वो क्रिएट हो सका कि जिससे कोई इंडिया को कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाता। अच्छा, क्योंकि अपनी तीसरी चीज ये देखें, उसका भी हमें देखना चाहिए कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है सो कॉल्ड, जो चाइना की कंटेनमेंट में इंडिया का किरदार है, उसमें अमेरिका और वेस्ट में जो उनकी इस वक्त अफादियत है, और फिर इसराइल उनकी वर्ल्ड मीडिया में जो करता है, और इसराइल का बाकी भी एक क्लाउड
सारे वेस्टर्न कंट्रीज में इसराइल का बहुत ज्यादा क्लाउड है, वो भी इस वक्त इंडिया के बारे में। तो उन सारी चीजों में जो है तो डिप्लोमेसी में मेरा ख्याल है कि बेहतर जो है लायामल ये होता है कि आप ये शो करें कि देखें पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त, और पहले भी था लेकिन अब और भी ज्यादा है, कि हम ये एक्ट करें एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, जो हम करते भी हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी लेकिन है कि वो रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्ट हम कहते हैं हम करेंगे, लेकिन उसके उसके एवज हमें उसका उसका कितने नफलों का सवाब मिलता है? अल्टीमेटली अगर हमें बैड प्रेस ही मिलनी है तो माइट एज वेल एटलीस्ट बी अ लिटिल बिट मोर अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर डीलिंग विद इंडिया। हाँ नहीं देखिए, अग्रेसिव हम बहुत ज्यादा हुए भी हैं, ये सारे जो हैं अभी भी अग्रेसिव। अब अभी आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में मेरे ख्याल में आप यूनाइटेड नेशंस में भी देखेंगे इनिशिएटिव्स, वहां पे भी आएंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है ना जो मुल्कों में क्योंकि देखें डिप्लोमेसी में हम क्या करते हैं, हम वहां पे बहुत सारी जो जो बेस्ट डिप्लोमेसी होती है वो क्लोज डोर में होती है, वो तो उन मीटिंग्स में होती है जो कि जो मीडिया में आती ही नहीं है। मीडिया तो सिर्फ फोटो आप आती है पहले मिनट की, और उसके बाद बाकी जो डिस्कशन होती है वो नहीं। तो वो तो पूरे वर्ल्ड कैपिटल्स में इस वक्त इन्होंने आई एम श्योर कि वो डिप्लोमेसी तो लॉन्च होगी। वन एक्सपेक्ट्स कि वो नजर भी आनी शुरू हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम इज ऑफ एसेंस। जी बिल्कुल नजर भी आएगी, बिल्कुल। लेकिन ये इसको थोड़ा सा है कि इंडिया को देखिए, अगर इंडिया एस्केलेशन की तरफ उसको लेके जाना चाहता है, इस तरह का माहौल बनाना चाहता है, तो हमें बेसिकली वो जिस तरह लास्ट टाइम भी हमने उनके काइनेटिक एक्शंस का जवाब बड़ा बेफिटिंग दिया, बिल्कुल। उसके बाद वो सिचुएशन आई कि मुल्क हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी आप डीएस्केलेशन के लिए थोड़ा सा हमसे ताउन, तो व्हाई डोंट वी कीप जी सॉरी मैं सॉरी उनकी उनकी बात मुकम्मल वेट कर रहा था। अच्छा, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हमारी डिप्लोमेसी का जो इंटेंट है, क्या वो ये होगा कि हम पाकिस्तान को किसी थ्रेट से सिक्योर कर लें, यानी कि खतरा इस वक्त अगर हमारी डिप्लोमेसी ये परसीव कर रही है, या हमारी कौम के जी शायद इंडिया कोई हम पे हमला ना कर दे खुदा न खास्ता, यानी इस तरह का उससे बचने की जरूरत है, या पाकिस्तान के पास जेन्युइन ग्राउंड्स हैं टू बी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव एंड से कि जी हमारे एक एक अनडिसाइडेड इश्यू है जो कि वहां बैठा है, एंड इट्स टाइम टू रिजॉल्व दैट, एंड अदरवाइज इट्स अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। मेरा मतलब कहने का यह है कि दो किस्म की डिप्लोमेसी होती है ना, तो हमें अपनी इंटेंट को और उसके मुताबिक फिर अपनी डिप्लोमेसी को टेलर करना पड़ेगा टुवर्ड्स अचीविंग दोज एंड्स। इट इज नॉट अबाउट बीइंग सिक्योर ओनली, वी आर सिक्योर विद इन आवरसेल्व्स। आई एम सेइंग एज वी एग्जिस्ट वी आर सिक्योर, but we need to be able to have that strength in our capacities to be able to कि जो हमारे गोल्स हैं जो पूरे ना अचीव हो किसी ना किसी तरीके से, कोई मूवमेंट हो, कोई डिप्लोमेटिक मूवमेंट हो, कुछ ना कुछ हलचल हो, हम सिर्फ स्टेटस को के अंदर रह के हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। देखिए मार्शल साहब, अगर आप हलचल की बात इस सेंस में कर रहे हैं कि कश्मीर जो है उस पे लेट्स से कि जो है ना रिजॉल्व होने की तरफ जाए, तो वो बेसिकली जो है ना इस तरह के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशंस पहले भी बनी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात क्या बताता हूँ। मैं 2002-3 में अमेरिका में था, एज अ फेलो था, ये जॉर्ज टाउन में एक वॉर गेम उन्होंने करवाई, स्टेट डिपार्टमेंट ने करवाई। अच्छा, उसमें काफी जो है ना इंडियन आर्मी के जो एक्स चीफ थे, इसी तरह वहां के भी काफी बड़े, हुसैन हक्कानी वाज देयर एज वेल, देन जहांगीर करामत को भी उन्होंने इनवाइट किया, जनरल जहांगीर करामत को भी, काफी अमेरिका से भी काफी हायर रैंकिंग लोग थे जो फॉर्मर वो हाई रैंकिंग थे। अच्छा, उसमें उन्होंने एक सिनेरियो ये क्रिएट किया कि जी एक बहुत बड़ा अटैक हो गया जो इंडिया में, टेररिस्ट जो है वो, और वो पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, और एक खतरा पैदा हो गया कि जी उन दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज में एक वॉर हो सकती है, अब इसको किस तरह रोका जाए। अच्छा, अब ये अंदाजा लगाएं कि उस वक्त की वो वॉर गेम चल रही। अब उसके बाद जो डिस्कशन हुई उसमें, तो वो खैर उस डिस्कशन को जिस तरह आप कह रहे हैं ना, मैं उसी तरफ उसको मैं मुझे तो बल्कि उन्होंने यूएस टीम में डाला था, 3 टीम्स थे, यूएस टीम, पाकिस्तान टीम और इंडिया टीम। तो हम तो उस तरफ ले गए कि जी आप कश्मीर को रिजॉल्व करें, तो बाकी जो है ना, क्योंकि असल चीज तो ये है, बाकी तो सारी वो है ना कॉस्मेटिक्स हैं, और वो ये सब कुछ होता रहेगा जब तक मसला नहीं हल होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट वाज 2002-3। अभी जो 2025 में वी हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये इस तरह से जो है ना, बिकॉज हम तो डिप्लोमेसी में एक्टिव इन्वॉल्व रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हम नहीं कह सकते। फिर मैं आपको बताऊं कि जब इस तरह की सिचुएशंस होती है ना, तो उस वक्त जो है ना कोई भी फौरी तौर पे वो सारे इस पर्सपेक्टिव में होते हैं कि किस तरह से इसको डिफ्यूज किया जाए। यानी करंटली तो यही है कि इमीडिएटली जो इशू है उसको किस तरीके से हमने डील करना है। अच्छा, अब फाइनली बिकॉज आई वांट टू नाउ ट्राई एंड रैप इट अप। जी प्लीज ऐड। दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू व्हाट एम्बेसडर सलीम इज सेइंग। देखिए, बात ये नहीं है कि जाहिर है आपको
मौसर सफारतकारी के लिए आपको एक अच्छे इमेज की जरूरत होती है, और उस इमेज में आपने एक पुरसरात से गुजरना होता है कि आपने अपना बयानिया जो है उसकी इंटेग्रिटी को भी बरकरार रखना होता है, और इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट भी नहीं क्रिएट करना होता फ्रॉम द द जनरल इंटरनेशनल परसेप्शन कि वो बात बिल्कुल बिगड़ जाए। हैविंग सेड, दहशतगर्दी की जो तारीफ जिस तरीके से हो रही है और जिस तरीके से चीजें कन्फ्लेट हो रही हैं, उसके बारे में हमें अपना बयानिया बनाना बहुत जरूरी है। करेक्ट। प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर क्या बात होती है कि जी अगर कश्मीर में जो है ना आप ये करोगे तो बलूचिस्तान, ओ भाई बात ये है कि आपकी 15 इंसर्जेंसीज चल रही हैं भारत की। हमने तो आज तक कभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात नहीं की, हमने कभी रेड कॉरिडोर के बारे में बात नहीं की, हमने जो बाकी जगहों के ऊपर इंडिया में फसाद पड़ा हुआ है उसके बारे में कभी बात नहीं की, क्योंकि करनी वो इंडिया चाहिए, का अंदरूनी करनी अंदरूनी मैं चाहिए वैसे दैट बात मीन्स। कर कि वो इंडिया का अंदरूनी मुद्दा है। हम कश्मीर के हवाले से बात इसलिए करते हैं कि वो एक मुतनाज़ा इशू है जिसका के जो कि सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इसी तरह हम पर जो दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, हमने वी आर नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। तहरीके तालिबान जो है, जो ये फितना अल खवारिज जो है, इसका इसका कोई मॉरल या कोई वो रीजन नहीं है कि वो हम पर हमला करे। इसी तरह बलूचिस्तान जो है वो कोई फॉरेन लैंड नहीं है कि जिसको हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसलिए वो जो वहां के रहने वाले हैं उनको ये हक हासिल है कि वो हम पर हमले करें। तो ये जो कन्फ्लेशन है ना, इस कन्फ्लेशन को, इस ये स्ट्रैंड्स को ये हमें सीधा रिफ्लेक्ट करनी चाहिए हमारी जो हमारा जो नैरेटिव जिसका आप बात करें जहाज, जो डिप्लोमेटिक नैरेटिव हो, इंटरनेशनल नैरेटिव हो, उसमें ये बिल्कुल क्लियरली जो आप बात करें ये बीच में आना चाहिए। मैं जो नुक्ता बार बार उठा रहा हूं कि मुझे लगता है कि शायद हम उस तरीके से इन तमाम मामला perhaps शाइंग अवे, यानी हम वेट करते हैं वो इंडिया हमारे पास, हालांकि देयर इज सो आई मच टोटली दैट यू कैन मेक पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल नैरेटिव। आई टोटली एग्री विद यू। अभी एम्बेसडर सलीम ने बात की है वॉर गेम्स की, इनमें से एक वॉर गेम में मैं भी शरीक हुआ, आई यूज्ड टू बी ब्रुकिंग एट दैट टाइम, और उसके अंदर ही वुड नो इट, जिस वॉर गेम की ये बात कर रहे हैं कि जो एस्केलेशन थी वो किस तरफ गई। कि कोई भी आप वॉर गेम ले लें, जिस वक्त 1983 में अमेरिका ने अपनी इंटरनल वॉर गेम की विद हैविंग ब्लू लैंड फोर्स एंड अ फॉक्सलैंड फोर्स, उसका नाम रखा गया प्राउड प्रॉफिट, और वो बिल्कुल रियलिस्टिक वॉर गेम थी। इट एस्केलेटेड टू एन ओवरऑल अपना न्यूक्लियर एक्सचेंज बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी आज के दिन ये रिलीज हुआ है, और ये नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव में, ये जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, कि क्या एस्टिमेट किए हैं यूएस इंटेलिजेंस ऑन साउथ एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स। और मैं आपको आई पुल्ड दिस अप, declassified US intelligence reports from the 1980s and 90s show that even while the possibility of war between India and Pakistan remained low, the US believed there was a strong possibility that such a conflict could lead to the use of nuclear weapons. And it then goes on, and इसके अंदर जो है ना वो as you can see कि classified material था जिसको उन्होंने declassify किया। So कहने का मकसद ये है कि ये वो तमाम चीजें हैं which we have to consider in terms of formulating a policy. पर आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि जो एक सिंतास मुआहदे का जो इन्होंने सस्पेंड किया है, और अगर हमारा जवाब ये आया जो जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि हम शिमला के मुआहदे को सस्पेंड कर देंगे या जो भी, वो जो आपकी बेस लाइन है ना कि जिसके ऊपर किसी किस्म की आप यकीनियत का एहतमाम कर सकते थे, यू कुड बिल्ड सर्टेनिटी ऑन दैट प्लेंथ, दैट इज गॉन। So we have to review the whole thing in a fresh perspective. Finally, मुझे बिल्कुल एंड में बताएं, because I think हमने बड़ी exhaustive discussion कर ली है। शहजाद चौधरी साहब, जहां से हमने शुरू किया था kinetic क्वेश्चन से, मैं I want to end over there also. 2019 स्विफ्ट रिटॉर्ट को सामने रखा। आप of course having spent so much such a long and distinguished career in the Pakistan Air Force, इस वक्त ये जो सूरत हाल है हमारी एयरफोर्स का, व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ अलर्ट, एंड व्हेन वी से कि हमारा एयरफोर्स जो है और ग्राउंड फोर्सेस आर ऑन अलर्ट, व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली इन प्रैक्टिकल टर्म्स? क्या, सॉरी, से दैट अगेन प्लीज। जब हम जाहिर बात है हमारा तमाम जो भी, चाहे वो एयरफोर्स है या और जितनी भी फोर्सेस हैं, दे आर ऑन अलर्ट। So I just want to understand for our viewers कि वो उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से अलर्ट है?
क्या कर रहे होंगे इस टाइम हमारी फोर्सेस? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि स्विफ्ट रिटॉर्ट was or the response in Swift retort was 15 years in the making. It didn't happen overnight. The Air Force is prepared to that level, equipped to that level, trained in that form. उसके बाद स्विफ्ट रिटॉर्ट होता है. तो ये 15-16 साल का साइकिल था जिसके अंदर की एयरफोर्स उस क्वालिटी, उस लेवल तक पहुंची जहां पर उसने उस तरीके से ऑपरेट किया. उसके बाद से फिर एयरफोर्स ने अपना गियर, हमारी एयरफोर्स ने अपना गियर बदला. अच्छा, थ्रेट्स को और तरीके से एंगेज करने के तरीके बनाए गए हैं. हमारा इक्विपमेंट और हमारी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक उसको हमने रिफाइन किया है आज के दौर के मुताबिक. अच्छा, तो इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि हर लेवल पे आप असेस करते हो कि थ्रेट किस किस्म की. क्या पाकिस्तान एयरफोर्स खुद कुछ या पाकिस्तान खुद कुछ इनिशिएट करेगा मिलिटरी? नहीं, कभी भी नहीं. अच्छा, वी आर इन दैट मोड टू सी व्हाट डज इंडिया डू. कुछ करता भी है या नहीं करता. अगर कुछ करता है तो उसके मुताबिक तो उसकी असेसमेंट होती है कि वो क्या क्या कर सकता है. उस असेसमेंट के हिसाब से जो आपने अपने डिफेंसेस होते हैं वो माउंट करने होते हैं. यानी आपके बेसिस की तैयारी होगी, आपको हवाओं का आप अपनी एयर को सैनिटाइज कर रहे होंगे. आपके जो एसेट्स हैं वो हवा में या जमीन पे बिल्कुल तैयार मौजूद होंगे. फिर आपके पास एक ऑफेंसिव एलिमेंट आएगा कि अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो आपने जहां पे ऑफेंसिव अगर कुछ करना है तो कहाँ पे किस जगह का वो लोग अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके होंगे. उसके बाद का क्या रिएक्शन हो सकता है, उसके ऊपर क्या मामला आ सकते हैं. तो ये जो एक एस्केलेटरी मोड ऑफ थॉट है ना, ये ऑलरेडी इन प्ले हो चुका है. जब से ये मामला करेक्ट. हुए हैं वो अपने काम पे आ चुका है. अच्छा, तो इसलिए ये चीजें उस तरीके से अपने आप को खुद ही डेवलप करती रहेंगी, इवॉल्व होती रहेंगी. आई होप इट डजंट हैपन बिकॉज ये एक गलत रास्ता होगा फॉर द रीजन. बट इफ इट हैपेंस दैट वेज वी द एंटायर सिस्टम is in place to try to manage that and to handle that situation. तो इसमें दोनों चीजें होंगी, डिफेंसिव इस वक्त, प्रिकॉशनरी readiness, precautionary, defensive, and then when required an offensive, and then the follow up. तो ये चीजें इस तरीके से मैं आपको जनरली बता सकता हूँ. बाकी जो मामलात हैं वो तो as things happen we will जी look जी at them in बिल्कुल. that light. अच्छा, इसमें हमारी कमेटी की अनाउंसमेंट आ गई है. सलामती नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अनाउंसमेंट आ गई है. और उसके अंदर यह है कि पाकिस्तान shall exercise the right to hold all bilateral agreements with India, including but not limited to Shimla Agreement, in abeyance till India desists from its manifested behavior of fomenting terrorism inside Pakistan, transnational killings, and non-adherence to international law and UN resolutions on Kashmir. Wagah border post has been, all cross-border transit from India through this route shall be suspended without exception. उसके अलावा वीजाज जो हैं, साक वीजाज, no Indian will be allowed in except Sikh pilgrims. And उसके जो important चीज है, all trade with India, including to and from any third country, so not just dyadic trade but also third country trade through Pakistan, is suspended forthwith. And उसके अलावा Pakistan's airspace has been closed with immediate effect for all Indian-owned or Indian-operated airlines. It's a measured response. Yeah. Measured response है. And in proportion to, in fact, less than what Indians did. हम तो उसको respond कर रहे हैं, उन्होंने तो बड़े radical step लिया है. So I think that means कि हम step by step. वजह यह है कि इसकी वजह यह है कि जो टारगेट बैंक जिसे आप कहते हैं वो ख्वाह काइनेटिक ऑपरेशंस के लिए हो ख्वाह नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस के लिए हो, टारगेट बैंक इज नॉट इन्फिनिट. एट सम पॉइंट यू एग्जॉस्ट द टारगेट बैंक. तो आपने जो इस वक्त जो हमने जो रद्द अमल दिया है वो जो बैंक में जो सेविंग्स हैं ऑन द इंडियन साइड उनको टारगेट किया है, उन्होंने हमें टारगेट किया. वी जस्ट बेसिकली रिएक्टेड टू दैट. अब लेकिन जो मैं बात कर रहा था ना कि गैर यकीनियत की जो सूरत हाल है, जो अनसर्टेनिटी जो है, क्योंकि अनसर्टेनिटी के साथ रिस्क जो है वो भी बढ़ता जाता है. वो यही है कि आपके पास जब आपके ये जो एसेंशियल जो क्या कह सकते हैं आपके मेजर्स जो हैं या आपके जो पॉसिबिलिटीज हैं हाउ टू रीच आउट टू ईच अदर बायलैटरली और थ्रू थर्ड पार्टीज, वो जिस वक्त आप ब्रिजेस बर्न कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि फिर ये एस्केलेटरी जो है
जो जो मामला है वो फिर बढ़ता चला जाता है, एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर। और ये भी इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है जो पाकिस्तान ने दिया है कि वाटर इज अ वाइटल नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, Yeah. a lifeline for its 240 million people, and its availability will be safeguarded at all costs. जी Yeah. No, it is depriving a lower riparian of its water under international law is a casus belli. It's an act of war. और ये देखिए उसमें ये एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट में आ गया है कि द स्टेटमेंट सेज any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Waters Treaty and the usurpation of the rights of lower riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. So, मेरे ख्याल में I think that's a clear statement दे दिया। जो चाह रहे थे वो मतलब उस तरफ है ना, बिल्कुल दैट्स अ स्ट्रांग रिस्पांस। ये जो वाला बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक जो पहला राउंड उन्होंने किया, दूसरा हमने जवाब दे दिया। नाउ बॉल इज इन देयर कोर्ट, लेट्स सी। वन होप्स, जिस तरह भी आपने शुरू में कहा था कि ये काइनेटिक ऑप्शन को कंसिडर ना करें, बट अगर किया तो जिस तरह भी हमने बात की कि ना सिर्फ ये कि हम लोग रेडी होंगे, बल्कि आई थिंक जो भी होगा उसका रिस्पॉन्स भी प्रोपोर्शनेट होगा। आई थिंक and if India thinks that they can have the upper hand, I think they've got another thing coming. I am very grateful आप तीनों का कि आपने आज गुफ्तगू की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक लेट्स एंड विद द होप कि न्यू दिल्ली में कुछ सैनिटी प्रिवेल करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।